शुरू करते हैं आज की ये क्लास फटाफट से हम। हाँ जी, तो कल हमने यहीं छोड़ी थी क्लास, तो इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन है, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और डी ऑप्शन है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो आप सभी लोग इनमें से जो सही पॉइंट होंगे उनको चुन करके अपना आंसर देंगे। तो पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नीचे, उसके बाद मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर। मैं न्यू स्टूडेंट हूं सर, उजाला। चलिए, स्वागत है आपका। सभी लोग सब्सक्राइब कर लो भाई, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा चैनल है और आपकी तैयारी बहुत बेस्ट होगी। जी, और वीडियो को लाइक करते रहो सभी लोग। एक बार जरा कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करेंगे सभी लोग फटाफट से। 500 लाइक्स हमारे हो गए हैं, लेकिन जल्दी जल्दी लाइक करो अभी फटाफट से। आज भी हमारा लाइक का टारगेट 2500 लाइक रहेगा, ज़्यादा नहीं, है ना। वैसे आप 3000 कर देते हो, टारगेट में थोड़ा सा कम रखता हूँ, है ना, ताकि आपको मोटिवेशन रहे। 3000 लाइक आराम से हो जाते हैं, तो करते रहो सब लोग। देखिए, इसने बोला है आपसे रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है पूरे साल भर चलने वाला मूल्यांकन, जो निरंतर आप किसी भी समय, और ये कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, बल्कि जैसे आप बच्चे को कोई चीज पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट ले लिया कि भैया जो चैप्टर हमने समझ पढ़ाया है बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, जानना चाहेंगे ना आप एज अ टीचर। अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ाएंगे, है ना। या फिर आप वीकली टेस्ट लेते हैं कि एक हफ्ते में देखते हैं बच्चे ने कितना कुछ सीख लिया होगा, वीकली टेस्ट ले लिया आपने, है ना। इसी प्रकार से कभी कभी आप एक्टिविटी करा लेते हैं, उससे जांच कर लेंगे आप कि हाँ बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीख लिया। तो ये जो आप पूरे साल भर जो मूल्यांकन करते रहते हैं छोटे छोटे से, इन्हीं को रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और इस मूल्यांकन में एक चीज होती है पोर्टफोलियो, ये बहुत बड़ा रोल निभाती है आपका। पोर्टफोलियो क्या है? जो आप बच्चों के रिकॉर्ड्स जमा करते हैं। जैसे बच्चे ने कोई पेंटिंग बनाई, उसको आपने एक फाइल में रख लिया। बच्चे ने गणित के सवाल सॉल्व किए, उसको आपने एक फाइल में रख लिया। बच्चे से आपने कोई टेस्ट लिया, उसमें जितने भी नंबर आए हैं वो सारे नंबर आपने अपने एक रजिस्टर में पैक कर लिया। तो उस फाइल में, उस रजिस्टर में आप बच्चे के हर रोज के डाटा को सेव करते हैं, हर रोज रिकॉर्ड सेव करते हैं। तो जिस रजिस्टर में या जिस फाइल के अंदर आप बच्चे का डाटा सेव कर रहे हैं, उस फाइल को ही पोर्टफोलियो कहते हैं। वही रजिस्टर पोर्टफोलियो कहलाता है। अब क्योंकि इस पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे ने के द्वारा की गई एक्टिविटीज हैं, जितने काम बच्चे ने किए हैं वही आपने जमा किए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें बच्चे तो शामिल हैं ही। ये तो 100% सत्य बात हो गई, है ना। दूसरी बात, ये व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति देगा आपको, यानी आपका हर बच्चे का इंडिविजुअल रजिस्टर बनता है। ऐसा नहीं कि एक ही फाइल में सारी क्लास के बच्चों के आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, हर बच्चे का रजिस्टर अलग होगा। तो जब बच्चे का इंडिविजुअल अलग डाटा आपके पास, तो आप इंडिविजुअल ही बच्चे की प्रगति को जांच सकते हैं। ये बात भी सत्य होगी आपकी। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं, ये गलत जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि अंतिम उत्पाद का मतलब है कि बच्चे ने पूरे साल के बाद क्या सीखा, यानी फाइनल परीक्षा। तो पोर्टफोलियो फाइनल नहीं होता, पोर्टफोलियो चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार वाली, कि परसों क्या था, कल क्या था, आज बच्चे ने कितना सीख लिया, कल कितना सीखेगा। तो लगातार जो मूल्यांकन चल रहा है वो है निरंतर। अंतिम ये नहीं कह रहा वो कि 6 महीने में बच्चे ने क्या सीखा बाद वाला, वो लगातार चलने वाली चीज है। तो इसलिए अंतिम उत्पाद वाला नहीं आएगा इसमें। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत हैं, बिल्कुल सही बात है। वो इतने ठोस हैं कि 10 साल बाद भी आप बच्चे को दिखा सकते हो कि ये देखो अब बचपन में आप ऐसे पढ़ाई करते थे, है ना। ठोस सबूत, उससे आप उसके माता पिता के साथ शेयर कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल के साथ शेयर कर सकते हैं, नया कोई टीचर आता है उसके साथ शेयर कर सकते हैं बच्चे का डाटा। तो वो ठोस सबूत है। तो पहला, दूसरा और चौथा, यानी ए, बी और डी। तो यहां पर आंसर राइट हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब बताओ मजा आया पढ़ने में या नहीं आया? क्लियर है? ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया? ऐसे होती है पढ़ाई, देखो एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा पूरा बेसिक लेवल से। इसलिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अगर आप इसी तरह से डीपली पढ़ना चाहते हैं और समझ करके पढ़ना चाहते हैं। तभी आपका सीटेट क्रैक होगा भाई, जब समझ के पढ़ोगे। अगर रट्टा ही मारते रहो या ये देखा बस एक आंसर पर निशान लगा के मैं आगे भाग जाऊं, फिर आप पास नहीं होंगे। आपको डीपली ही समझना पड़ेगा हर वर्ड का मीनिंग। तो इसीलिए आपको अच्छी पढ़ाई, क्वालिटी वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और क्वालिटी वाली पढ़ाई करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आगे की क्लासेस आपको मिलेंगी।
अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरा है किसी कार्य के लिए अपने कौशल या समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। और डी ऑप्शन है अपमान के डर से, असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो अब आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। कमेंट में जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। भाई लाइक करो यार जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो, इतनी देर से लाइक नहीं किया आप लोगों ने? देर हो गया क्या? देर तो हुआ है बेटा, देर से ही आए हो आप पढ़ने। 7 बजे का टाइम है, 7 बजे लाइव आना है आप सभी को। कितने बजे? 7 PM डेली लाइव आना है आपको, ठीक है? टाइम नोट कर लो नए बच्चे भी। आपका डेली रूटीन में ये टाइम टेबल सेट होना चाहिए। रोज कितने बजे? रोज 7 बजे। जी, सीडीपी की सेकंड क्लास कब होगी? कल होगी सेकंड क्लास आपकी। एक एक करके सारा चलते रहेंगे इसी तरह से कंटिन्यूअस आपका क्लास। हाँ देखिए, इसने बोला निम्न में से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो महारत उन्मुख या महारत लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है। अब महारत लक्ष्य होता क्या है, पहले ये बात समझो। इसको मास्टरी ओरिएंटेड कहते हैं, यानी किसी भी काम में परफेक्शन लाना। मास्टरी मतलब कि ये काम का माहिर हूं भाई मैं, मेरे से बेस्ट ये काम कोई नहीं कर सकता। कोई साइकिल का पंचर लगाने में ही मास्टर होता है ना? कोई नारियल का पानी काटने में ही नारियल वाला वही माहिर होता है, हर किसी से नहीं करता। हम काटेंगे तो हम तो पानी भी जमीन पे गिरा देंगे, है ना? उनको पता होता है कितना काटना है वो। तो हर काम में मास्टरी करने के लिए बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको बहुत अच्छे से अभ्यास करना पड़ता है। यानी कि कुल मिला के अपनी महारत यानी अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ता है। तो महारत उन्मुख लक्ष्य जो होते हैं वो वही लक्ष्य हैं जिसमें बच्चा अपनी योग्यता को बढ़ाता है, यानी अपने लेवल में सुधार करता है, अपने स्तर में सुधार करता है। जितना मुझे अभी आता है मैं और ज्यादा इसको बेहतर करना चाहता हूं, अपने परफेक्शन लाना चाहता हूं अपने काम में। तो अब यही आंसर आपका राइट जाएगा, देख लीजिएगा। तो प्रतिस्पर्धा तो होगी नहीं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो वैसे भी बाह्य विप्रेरणा है। तो यहां पर आंसर राइट होगा सेकंड ऑप्शन, किसी कार्य के लिए अपने कौशल या समझ में सुधार करने पर ध्यान देना। यही बताया मैंने आपको, यही होता है इसका मतलब। महारत का मतलब कि आप अपनी योग्यता को सुधारना चाहते हैं या योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्लियर है। दूसरी बात, एक और चीज बता देता हूं। जो महारत लक्ष्य होते हैं ये आंतरिक अभिप्रेरणा वाले होते हैं, यानी इंटरनल मोटिवेशन। इसके लिए बच्चा किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता कि माता पिता कहेंगे भाई पढ़ ले तब पढ़ेगा, नहीं, किसी के कहने की जरूरत नहीं। बच्चा मन से ही अपने पढ़ता है, अपने मन से ही उसको काम करने की इच्छा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा वाले बच्चे ही महारत लक्ष्य तय करते हैं। बाहरी पुरस्कार वाले नहीं करेंगे। अपमान का डर नहीं, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। अपमान का डर आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जब आप अपनी इच्छा से काम करें, किसी दूसरे के डर से या कुछ पाने के लिए ना करें। तो यहां सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्लियर, समझ गए आप, है ना? चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और लाइक दबाओ जल्दी से, लाइक बटन। हमारे यहाँ पर 900 लाइक होने में 2 लाइक कम है। तो जल्दी से जिसने लाइक नहीं किया एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक करके आओ, अच्छे बच्चों की तरह। जल्दी से आते ही लाइक किया करो। देखो इतनी बढ़िया क्लास देता हूं आपको, तो लाइक जरूर करो। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्रथम स्रोत है। दूसरा है शिक्षक बच्चों को करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तीसरा है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। और डी ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही आंसर कर रहे हो, करते रहो जल्दी जल्दी। जी चलिए जल्दी लिखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है आपको, ये बात मैं बिल्कुल आपसे एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन पहले हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये क्वेश्चन हम जब पिछली क्लासेस कर रहे थे उसमें हमने किया था एक बार, लेकिन अब जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है ये वाली, तो इसमें मैंने क्या कहा आपसे कि 2011 से 24 तक के सारे ही सेट सॉल्व होंगे। तो अगर बीच में कोई सेट आपको करा दिया होगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो मैं इसमें छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई आपको मैंने 2018 वाला सेट करा दिया था कुछ दिन पहले, या 15 वाला, या
24 वाला, तो उसको छोड़ नहीं सकते ना बीच में। अब जब ये सीरीज स्टार्ट हुई है ये वाली, तो इसमें क्या कहा मैंने आपसे, क्या वादा करा है कि पूरी सीरीज चलेगी आपकी शुरू से एंड तक। तो अगर बीच में कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको पहले करा दिए मैंने, वो भी आएंगे, आप इसका रिवीजन कर लो और नए बच्चे इसको सीख जाएंगे, है ना। तो आप ये बिल्कुल भी चिंता ना करो कि ये अब अगर क्वेश्चंस आपको मान लीजिए पहले करा भी है और दोबारा करते हैं, तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी घटेगी तो नहीं, है ना। और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपके क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा और आप आगे बहुत बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो इसमें ये बातें आप दिमाग में मत लाओ और बेहतरीन तरीके से बस पढ़ते रहो आप। बाकी चीजें वैसे भी तो घर पे आपको 4 बार रिवीजन करना ही है इसका, तो इसको करो रिवाइज, ठीक है, नए बच्चे सीख जाएंगे। देखो कौन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का अच्छा वर्णन कर रहा है इनमें से। तो प्रगतिशील कक्षा में आप सबको पता है शिक्षक जो होता है वो प्राथमिक तो नहीं होता, सेकेंडरी होता है। प्राथमिक कौन होता है आप लोग बता देंगे कमेंट करके। तो शिक्षक कक्षा के ज्ञान और प्राधिकार में प्राथमिक स्रोत है, ये बात गलत हो जाएगी आपकी, प्राथमिक नहीं होता टीचर। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने की विविध सामग्री प्रदान करेगा, सामग्री भी विविध प्रकार की टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार की टीचिंग मेथड, है ना, ये इस्तेमाल करेगा। और जहां बच्चे को जरूरत पड़े वहां मदद करेगा, आलंबन को कहते हैं मदद करना। तो टीचर का काम यही होता है प्रगतिशील कक्षा में कि बच्चे की सहायता करे, और इसीलिए टीचर को क्या कहा जाता है, टीचर को कहा जाता है सुविधादाता। पढ़ा है कभी आपने, बीएड में पढ़ा होगा, भले ही आप भूल गए होंगे, बीएड डीएड में सब पढ़ाई जाती है ये बातें। तो टीचर सुविधादाता कहलाता है, यानी सहायक है टीचर, बच्चे की मदद करेगा टीचर, ठीक है। प्राथमिक कौन है, बच्चा ही आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है प्रगतिशील शिक्षा, आपने लिख दिया होगा कमेंट में। फैमिली, अरे कहाँ दिमाग चल रहा तुम्हारा फैमिली किसने दिया ये आंसर, बेटा फैमिली नहीं है इसका आंसर, गलत कर दिया आप लोगों ने। यहां सामाजिकरण थोड़ी चल रहा है, कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, वो सामाजिकरण में होता है। किसमें, सामाजिकरण वाले चैप्टर में आता है वो, कुछ सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन है। तुम लोग यार डाउट ले रहे हो, लग रहा है दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। सामाजिकरण का प्राथमिक स्रोत कहेंगे तो आप कह सकते हैं फैमिली या आपका परिवार। लेकिन जब बात आ रही है प्रगतिशील शिक्षा में प्राथमिक कौन माना जाएगा, प्राथमिक भूमिका किसकी है, स्रोत या कारक नहीं, भूमिका, रोल किसका है, तो बच्चे का रोल यानी चाइल्ड जो है वो आपका प्राथमिक है। चाइल्ड को ही हम सर्वोपरि मानते हैं प्रगतिशील शिक्षा में और बाल केंद्रीय शिक्षा में। आप समझ में आई बात, तुम लोग कहीं भी दिमाग लगा देते हो। हाँ, सामाजिकरण पढ़ लिया तो उसी में चलते रहोगे। अब भाई दोनों चैप्टर अलग अलग है, ध्यान रखा करो थोड़ा सा, है ना। ऐसे तो अभी बहुत सारी चीजें आएंगी तो आप आपस में क्लेश कर दोगे दोनों का, है ठीक है, अब याद रहेगा। चलो 1000 लाइक होने वाले हैं, 2 लाइक बच रहे हैं, कौन करेगा बताओ, लक्की पर्सन वो कौन बनेगा जो 1000 वाला लाइक करके आएगा, जल्दी करो। 1000 लाइक में एक ही लाइक बच रहा है अब, तो जल्दी से कमेंट को नीचे करके दबा दो लाइक बटन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फिर आता है पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन। तो जहां बात मानक किया जाए वो ऑप्शन आपका वो गलत जाएगा आपका, हमेशा कभी भी कहीं भी। मानक का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड तय कर दिया कि हर बच्चे को यही पढ़ाएंगे हम तो, या हर बच्चे का एक ही पेपर लेंगे हम तो, या हर बच्चे को एक ही विधि से पढ़ाएंगे, तो ये गलत ही जाएगा आपका, क्योंकि हमारी शिक्षा है समावेशी शिक्षा और आपको विभिन्न प्रकार की पद्धतियां अपनानी पड़ेंगी, एक जैसे नहीं अपना सकते। तो ये बात याद रखनी है, मानक, मानकीकृत, मानक संदर्भित, जहां ये वर्ड आएंगे वो आपका आंसर गलत जाएगा। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ेगा, ये बात तो अच्छी है, लेकिन इसके आगे की लाइन अच्छी नहीं है कि उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप बच्चों को स्वतंत्रता दो, ये अच्छी बात है, लेकिन उन पर नजर भी रखो। जैसे जब एक पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है तो वो छोड़ देता है उसको स्वतंत्र, हाँ भाई ठीक है चलाओ, लेकिन ये नहीं कि उसको छोड़ के घर चला गया और वो खंबे में ठुक गया। उसको क्या करते हैं, उसको वहीं खड़ा रहता है वो, भाई तुम हमारे सामने चलाओ साइकिल, मैं यहीं खड़ा हूं, है ना। तो ऑब्जर्वेशन में टीचर का काम ये है कि बच्चे को काम स्वतंत्र रूप से करने दो, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन में रखो, उस पर ध्यान रखो, और जहां जरूरत पड़े बच्चे की मदद भी करो, बच्चे को गाइड भी करो। पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे, फिर तो तुम्हारा काम ही क्या है, फिर स्कूल में क्यों आए हो तुम, है ना। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आई थिंक ये समझ गए होंगे आप बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, इसके जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। पहला है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, दूसरा है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, तीसरा है जेंडर पहचान को मजबूत करना,
और डी ऑप्शन है जेंडर भूमिका की नम्यता के को हतोत्साहित करना। तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर कमेंट में। हम्म कितने क्वेश्चन हुए हैं अभी? मेरे ख्याल से हो गए होंगे 4-5 क्वेश्चन। आप लेट आ रहे हो, हाँ जल्दी आया करो 7 बजे। जी सर जी, आपकी शादी कब होगी बेटा? हो जाएगी बेटा, हो जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है। मुझसे ज़्यादा फिक्र तो तुम्हें हो रही है। ढूंढ लो कोई अच्छी सी मैडम अपने लिए, कर लेंगे शादी। चलिए अब बताते हैं यहाँ पर पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि आप किताबों में जेंडर का उपयोग जो करते हैं, जैसे हम करते हैं ना, सीता गाना गा रही है, राहुल साइकिल चला रहा है, या कोई कहानी आती है उसके अंदर भी कैरेक्टर होते हैं, है ना। तो पहली किताबों में ज्यादातर पुरुष को ही मान्यता मिलती थी। मतलब हमेशा हमें रटा हुआ बचपन से, जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करनी, राम खाना खाता है, राम सोता है, राम स्कूल जा, अरे यार कभी सीता को भी लाओ है ना। बचपन में हमारे यही चलता था, पुरुष प्रधान किताबें थी हमारी बचपन में। तो अब उनको थोड़ा सा लचीला बनाया गया है और ऐसा किया गया है उसमें लड़का लड़की दोनों की बातें आती हैं अब, है ना। आपने देखा होगा दोनों तरह से। और यहाँ भी सीटेट में जब सवाल आते हैं तो आपके प्रश्न में ये लिखा होता है कि शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगी, आता है ऐसा प्रश्न सीटेट में। अब आने लगे, पहले नहीं आता था। पहले तो क्या करोगे, मतलब जेंट्स आदमी है वही है, बस पुरुष ही टीचर बनेगा, स्त्री नहीं है। तो अब थोड़ा सा चेंज होने लगा। तो ये जो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जेंडर, जब विभिन्न प्रकार के जेंडर का इस्तेमाल आप करने लगे, पुरुष का भी, महिला का भी, थर्ड जेंडर का भी, तो आपकी रूढ़िवादिता कम हो गई है। उससे उससे क्या होगा, रूढ़िवादिता घटेगी। यानी आपके रूढ़िवादिता पे सवाल उठेंगे कि अगर आपने गलत कर दिया कोई भी काम, है ना, तो रूढ़िवादिता आप मतलब कोई भी आदमी इस पे सवाल उठा सकता है कि भाई तुम जेंडर वाली बात क्यों कर रहे हो, है ना। तो रूढ़िवादिता घटेगी, इससे मजबूत नहीं होगी, है ना, मजबूत नहीं होगी, सख्त भी नहीं होगी। नम्यता तो होती है आपकी लचीलापन, लेकिन लचीलेपन को कर दिया इन्होंने हतोत्साहित। तो लचीलापन हतोत्साहित नहीं होगा, बल्कि लचीलापन बढ़ेगा इससे। तो आपका जो आंसर राइट जा रहा है, पहला ऑप्शन जा रहा है। क्लियर है, समझ में आया या नहीं बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी, समझ में आ गया आपको यहां तक? हाँ जी, हमारा समाज पुरुष समाज था बट अब इक्वल है। अच्छा, चलो अच्छी बात है ये। चलिए बताइए, समझ में आ गया आपको? आप हीरो लग रहे हो, अच्छा जी। और ठीक है, आप हीरोइन लग रही हैं। देखिए यहां आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता किसके अंदर आएगी, यानी किसके दौरान विकसित होगी, कौन सी अवस्था के दौरान, और विद्यार्थी को क्या सीखने में सक्षम बनाएगी। तो खाली स्थान में दो चीजें आपको रखनी है। पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। तो यहाँ दो भागों में आपके ये क्वेश्चंस बांटे गए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे। तो आपको जो है खाली स्थान में दोनों को फिट करना है। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर जल्दी से। हाँ जी, चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है तो ठीक है, कल देखना, फिर कल लेके आऊंगा आपके लिए हार्ड वाले क्वेश्चन। फिर आप सब लोग अगर रोए ना कमेंट में कि सर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर बताऊंगा आपको। देखिए इसने बोला जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग, और चिन्ह जो होते हैं वो होते हैं अमूर्त। ये बात आपको यहीं पे आंसर, आपको पहला एक हिंट तो मिल गया है कि ये अमूर्त होते हैं। और अमूर्त जो अवस्था है वो फोर्थ स्टेज होगी जीन पियाजे की। इतनी बात क्लियर हो गई यहीं पर। इसके आगे की बात अगर देखोगे तो और आसानी हो जाएगी। अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानना, अज्ञात अंक जो हमारे सामने अवेलेबल ही नहीं है। तो जो चीज सामने अवेलेबल नहीं है वो अमूर्त ही होती है। तो अमूर्त से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि आंसर आपका तीसरे या चौथे में से कोई एक है। पहले वाले दो कट गए आपके, है ना। अब चौथी अवस्था औपचारिक होती है आपकी। उसके आगे की जो बात बोली है ना, विद्यार्थियों को क्या सीखने में मदद करेगी ये। तो अब आप बताइए संरक्षण या बीजगणित। तो हम आंसर लगाएंगे तीसरा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड वाले जो सवाल आते हैं वो बीजगणित के ही होते हैं।
आपने अगर बचपन में बीजगणित पढ़ा है, आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा है, तो अक्षर x को x प्लस वाई बराबर z इंटू टू, तो इस तरह के सवाल किस में आते हैं? बीजगणित में। तो बच्चा क्या सीखेगा? बीजगणित और गणना। दूसरा हिंट इसका ये है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का गुण नहीं आता, क्रमबद्धता का गुण नहीं आता, ये तीसरी अवस्था में आते हैं। संरक्षण और क्रमबद्धता तीसरी अवस्था में आते हैं, चौथी में नहीं आते। तो ये आंसर कभी राइट नहीं जा सकता आपका, फोर्थ आपका राइट नहीं जा सकता, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका सही जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे की ओर। अगला प्रश्न है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दर्शाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है दृष्टि संबंधी समस्याएं, दूसरा है भाषा की समझ में समस्या, तीसरा है स्वलीनता विकार और चौथा ऑप्शन है संचार संबंधी विकार। तो बताएंगे आप यहां पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका? लिखेंगे अपना अपना आंसर जल्दी से जी। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर। बच्चों को गारंटी बैच ले लेते हैं। फोन नहीं उठ रहा? अरे अभी कर लो आप कॉल, फोन तो आपका अभी उठ जाएगा, कैसी बात कर रहे हो आप? आपके सारे कॉल चल रहे हैं, सारे नंबर आपको जितने भी दिए हैं, अभी लगाओ आप कॉल, अभी उठाएंगे। सर जी हम देखते हैं आपके लिए दुल्हन मलिक शेख। अच्छा जी आप देखोगे, चलो देख लो, अच्छी बात है, सब फ्री है इसके लिए। चलिए लिखिए जल्दी से अपना अपना आंसर, और वीडियो को लाइक तो करते रहो सभी लोग जल्दी से। अभी आधे बच्चों ने वीडियो लाइक की है, कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो जल्दी से, हमें 2500 लाइक पूरे करने हैं जल्दी, तो फटाफट से करते रहो। अब देखिए इसमें जो आपको पहचान दिख रही है, ये सारी पहचान किस प्रकार की है? पढ़ते समय सिर को अजीब तरह से पकड़ना, चलो ये इसमें जो है बच्चे के दिमाग में या सिर में दर्द हो सकता है। लेकिन उसके आगे जो कहा ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, जैसे ऐसे करते हैं ना जब दिखता नहीं है, तो आंखों को रगड़ना और मूंदने का मतलब सीधा है कि आंखों में ही प्रॉब्लम है बच्चे के। जब उसको सामने चीजें दिखाई नहीं दे रही है साफ साफ, तो इसलिए वो आंखों को बार बार मलता है ना। और उसके बाद जो है उसकी आंखों में क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी, है ना। अक्षर पहचान नहीं पा रहा क्योंकि उसको दिख ही ठीक से नहीं रहा। तो ये दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान है जो इसमें लक्षण दिए गए हैं। भाषा में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बात करने में यानी संचार में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ऑटिज्म भी नहीं है क्योंकि ऑटिज्म का कोई लक्षण इसमें नजर नहीं आ रहा हमें। तो ये देखने से संबंधित प्रॉब्लम है, बच्चे को दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न में कथन ए है आपका, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है आपका समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ए और आर के हिसाब से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर जी। तुरंत लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर मैं अभी चश्मा लगा कर ही देख रही हूँ, कोई बात नहीं, वो तो बहुत लोग लगाते हैं चश्मा, तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई। चलिए जल्दी से लगाइए अपना अपना आंसर। और हमारे 1400 लाइक हम कंप्लीट होने वाले हैं, 4 लाइक बचे हैं 1400 में, तो जल्दी से 4 बच्चे कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो फटाफट से। अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से लाइक करते रहेंगे आप लोग। हाँ देखिए इसने बोला एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में भी अनुकूलन किया जाना चाहिए। ये तो हो गया आपका सही कथन, क्योंकि देखो अनुकूलन कहते हैं हम लचीलेपन को या एडजस्टमेंट को या एडेप्टेशन को। तो कुल मिला के हम विभिन्न प्रकार के बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं, क्लास में हमारी समावेशी है ना, तो हमारी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो हमें बच्चों के अनुसार अनुकूलन करना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको लिख के नहीं पढ़ा सकते, बोल के पढ़ाना पड़ेगा, ऑडियो रिकॉर्ड करके देनी पड़ेगी, है ना, उस तरह से, या ब्रेल लिपि देनी पड़ेगी उसको। तो हमें अनुकूलन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो आप व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त कभी नहीं कर सकते। अगर बच्चे अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप उसको समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए। व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी टीचिंग में।
अगर आप व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार नहीं करेंगे तो एक समावेशी शिक्षा के टीचर आप कभी नहीं बन पाएंगे। तो यहां पर ए सही है लेकिन आर गलत है, आंसर राइट जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए बढ़ेंगे आगे। हाँ जी, अगला प्रश्न कहता है आपसे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान के साथ अंत्यक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख सिद्धांत विकास के क्षेत्र के खालिस्तान हैं। तो खालिस्तान में क्या शब्द आएगा? अधिक जानकार, अन्य और अंदर। अधिक जानकार अन्य, बस बाहर। भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। तो खालिस्तान में दोनों शब्द रखने हैं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? जल्दी से अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग जी। उर्दू का क्लास लाइए ना प्लीज। ठीक है, कल उर्दू का क्लास करा देंगे आपको। खुश? चलिए जल्दी लिखते रहिए अपना अपना आंसर। हाँ देखिए, इसने बोला लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान के साथ अंत्यक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं। यानी किसके साथ अंत्यक्रिया करें जिससे उनको फायदा हो। तो आप अपने से बड़े लोगों के साथ जब बैठते उठते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है। ये बात कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं साफ सुथरा अपने सिद्धांत में कि बच्चा अपने बड़ों के साथ बैठेगा, अपने बड़ों के साथ बातचीत करेगा तो उसको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। समाज के द्वारा सीखने को मिलता है। दूसरी बात, जब वो लाभान्वित होगा और लाभान्वित होने के बाद उसको नॉलेज मिलेगी तो वो कौन से कार्य कर पाएगा जो समीप दूराभिमुख विकास के अंदर है या उसके बाहर है। तो उसके अंदर जो होंगे उनको वो कर पाएगा, ना कि बाहर। अब इस बात को समझ भी लेते हैं कैसे। जो आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, वो बच्चे का नेक्स्ट गोल होता है। जैसे बच्चे को ए आता है ना, बच्चे को बी सिखाना है, तो ये जो बी है यही आपका नेक्स्ट टारगेट है भाई, यही तो लक्ष्य है ना। तो इसके बीच का जो खाली स्थान है ना, बी और ए से बी के बीच की जो जर्नी है, ये जो जर्नी है इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ये समीपस्थ विकास है और इसके बीच की दूरी समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। जैसे बच्चे को 2 का पहाड़ा आता है, अब उसको 3 का पहाड़ा सिखाना है, तो 2 के पहाड़े से 3 के पहाड़े को सीखने के बीच में जितना टाइम लगेगा, जितनी मेहनत लगेगी, वो बीच का टाइम, वो बीच की मेहनत, वही खाली स्थान समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो यानी कि बच्चा समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर की चीजों को सीख रहा है, ना कि बाहर की। बाहर की तो 4 हो गया ना, फिर 3 के बाद है ना 4 का पहाड़ा, तो बच्चा 4 का पहाड़ा तो नहीं सीख रहा, उसके अंदर की चीज सीख रहा है। बाहर नहीं आता, अंदर आता है। तो ये बात याद रखेंगे आप, हमेशा बच्चा समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर की चीजों को सीखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका सही जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? पहला ऑप्शन है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। दूसरा है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तीसरा है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। 4 है आपका माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिखेंगे आप। और नए बच्चे जितने भी हैं भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट से। जल्दी एक बार नए बच्चे जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको आगे की क्लासेस मिलेंगी और आपकी बेस्ट तैयारी हो पाएगी और पहले अटेम्प्ट में सीटेट क्रैक होगा। तो अगर आप चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो जल्दी फटाफट। और हाँ, साथ साथ हमारे 1500 लाइक भी हो गए हैं। क्या बात है, हुए नहीं है, 3 लाइक कम है 1500 में। तो कौन है वो लक्की पर्सन जो 1500 का लाइक करके आएगा? कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो जल्दी से, प्यारे बच्चों की तरह एक बार करेंगे। अब देखिए इसने क्या पूछा है आपसे, समझाता हूं आपको। इसने बोला एक बच्चा है जो अत्यधिक विचलित रहता है और उसको दिक्कत किस चीज में है? ध्यान देने में, यानी अटेंशन में। तो अब आपको समझ में आ गया किस प्रकार का बच्चा है ये ADHD वाला बच्चा है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का विकार होता है, जैसे ऑटिज्म होता है ना, वैसे ये होता है, ये अलग है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे को अटेंशन देने में दिक्कत होती है, यानी आपकी क्लास में ध्यान नहीं दे पाता बच्चा।
वो बच्चा जानबूझ के नहीं करता, उसके अंदर वो लक्षण जन्मजात हैं कि बच्चा 5 मिनट से ज्यादा आपकी बात नहीं सुन सकता। आप उसको बिठाएंगे, चलो अभी बैठो यहाँ और हम कुछ काम करते हैं, 2 मिनट में उठ के भाग जाएगा, उधर जाके अपने भाई का सामान गिरा देगा, उधर जाके मम्मी का आटा गिरा देगा, वो है ना, कुछ सामान फेंक देगा। बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, हद से ज्यादा। और ध्यान बिल्कुल, अटेंशन छोटी होती है उसकी, ज्यादा लंबी अटेंशन नहीं होती। तो इनको सिखाएंगे कैसे, मतलब ध्यान को केंद्रित करने के लिए क्या मदद आप कर सकते हैं। तो इनको सिखाने का तरीका होता है सेल्फ कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि सबसे पहला काम यही है कि बच्चा कम से कम क्लास में बैठना सीख जाए। पढ़ाई वढ़ाई बाद का काम है, पहले बच्चा बैठना सीख जाए, क्योंकि वो 5 मिनट से ज़्यादा बैठता नहीं है, तुरंत क्लास से बाहर भाग जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, उसको उसके फेवरेट काम देते हैं कि भाई तुमको ड्राइंग पसंद है, तुम क्लास में बैठकर ड्राइंग करो, पढ़ाई वढ़ाई मत करो। वो खाली बैठना सीख जाए, 5 मिनट, 6 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, तो उसको बैठना सिखाया जाता है। तो यानी टाइम मैनेजमेंट उसको सिखाया जाता है। तो उसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन और टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन। तो तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। अगर आप उसको बार बार काम देते रहेंगे तो वो और ज़्यादा तंग हो जाएगा और आपके सर पे ना अपना बैग या कुछ उठा के मार देगा वो, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ज़्यादा सख्ती नहीं करेंगे उसके साथ बच्चे के, और माता पिता से शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। आप टीचर हैं, आपका काम है उसको सही तरीके से मैनेज करना। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही चला जाता है। क्लियर है भाई यहाँ पर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका अभिकथन ए, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। दूसरा ऑप्शन है, कारण भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बताएंगे आप दोनों में से कौन सी बात सही है, उसके हिसाब से लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी, चलो जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर। हाँ जी, तो देखिए इसने क्या बोला है आपसे। इसने बोला छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना हो जाती है जब उनको भावनात्मक लगाव हो, यानी इमोशनली अटैच हो वो अपने स्कूल से। आपको भी अपने बचपन में स्कूल से लगाव था कि नहीं? किस किस को था बताना जरा। स्कूल जाना अच्छा लगता था आपको, या तंग आते थे आपकी क्यों स्कूल जाना पड़ रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही कहेंगे कि हमें बहुत लगाव था अपने बचपन में, स्कूल बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो तब अच्छा लगता है जब टीचर अच्छे हों, आपके साथ व्यवहार अच्छा हो, आपके दोस्त हों आपके क्लास में, और वो सारे क्लास के जितने बच्चे हैं वो आपके दोस्त बन जाते हैं, आप उनके साथ खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो जब बच्चा इमोशनली अटैच रहता है स्कूल से तो उसकी लर्निंग फास्ट होती है, वो आज सारी चीज़ों को मज़े के साथ सीखता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसे डराएंगे, धमकाएंगे, टीचर मारेगा, सब इस तरह से बच्चे आपस में उसके साथ लड़ रहे हैं, तो फिर वो स्कूल जाना पसंद नहीं करेगा। यानी आपके इमोशंस आपकी पढ़ाई में बहुत रोल करते हैं, है ना। आप अगर इमोशनली खुश रहेंगे तो आप पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, आप इमोशनली डरे हुए रहेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। मतलब सीधा सीधा है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। तो दोनों ही बातें आपकी सही हैं और दोनों बातें आपस में कनेक्टेड है, इसलिए व्याख्या भी सही जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। क्लियर है भाई? जी, क्लियर है, समझ में आ गया आपको? बताएंगे जरा कमेंट करके एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। दूसरा है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों के से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तीसरा ऑप्शन है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और फोर्थ है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, और वीडियो को लाइक करते रहेंगे सभी लोग, क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड। एक बार कमेंट को नीचे करके जल्दी से लाइक भी करेंगे।
देखिए इसने बोला है आपसे क्या, निम्नलिखित में से संरचनावादी अधिगम का सिद्धांत क्या है। अब संरचनावाद का मतलब समझो। संरचनावाद इसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, लिखा है क्या इधर? हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म इसको हम कहते हैं। तो रचनावाद का मतलब इसमें एक शब्द आता है रचना, और रचना का मतलब होता है कोई चीज बनाना या उसका निर्माण करना। भाई यही तो मतलब है इसका, कि मैं एक घड़े की रचना करूं, है ना। हम जो है एक बोतल की रचना करें किसी चीज की, आप साइकिल की रचना कर दो, है ना। तो कोई चीज बनाना, तो यहाँ किसकी रचना होगी? यहाँ ज्ञान की रचना होगी। तो बच्चा करेगा क्या? ज्ञान की रचना कौन करेगा? बच्चा खुद करेगा। तो हमारा ये रचनावादी सिद्धांत यही बताता है कि इसमें लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से अधिगम होगा, यानी बच्चा खुद काम करेगा, खुद सीखेगा, खुद ज्ञान को प्राप्त करेगा, टीचर सिर्फ हेल्प करेगा और कुछ नहीं। लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखना ही रचनावाद है। तो यहां पर अब देख लो कौन से ऑप्शन में ये बात की गई है आपकी। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश, गलत। जहां पर भी प्रत्यक्ष निर्देश देने वाली बात, ये कल भी बताई थी मैंने आपको, ज्ञान कोई देने वाली चीज नहीं होती कि आप बोलेंगे और समझ जाएगा बच्चा, ना, बच्चा एक्टिविटी से समझेगा। अधिगम तब होगा जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलेगा। यह भी जरूरी नहीं है कि छात्र सही सही ही उत्तर देते रहें, या जो है टीचर सही उत्तर बताएं बच्चे को। अगर टीचर सही उत्तर बता देगा बच्चे को, तो बच्चे के पास कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं, फिर तो बच्चा रट्टा मारेगा, कोई काम करने को तो बचा ही नहीं। तो बच्चे को उत्तर मत बताओ, बच्चे को उत्तर ढूंढने दो, बच्चा खुद से उत्तर ढूंढे। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, और यही बात तो मैं आपको तब से समझा रहा हूं, यही बात तो समझाई है आपको, तो मिल गया आंसर। देखो आपको, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। गलत, निष्क्रिय होना भी गलत। तो जितनी बात मैं आपको बोल के बताता हूं ना, इनको रजिस्टर में लिख लिया करो, क्योंकि पेपर में यही बातें आपका प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। कोई थ्योरी वोरी काम नहीं आती, कि रटंत विद्या काम नहीं आती, किताबें रट लोगे आप। जो बातें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ ना, वही चीज काम आएगी आपके एग्जाम में, ध्यान रखना आप। तो यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही जाता है आपका। अगला प्रश्न आपका, अभिकथन ए, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण है कि बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं नापा जा सकता। अब बताएंगे ए और आर में दोनों में से क्या बात सही है क्या गलत है, लिखेंगे अपना उत्तर। चलिए जल्दी जल्दी बताइए अपना अपना आंसर। हाँ लिखते रहो जल्दी से अपना अपना आंसर। हाँ देखिए, तो इसने क्या बोला आपसे, एक बच्चा किसी कार्य को जितना कम करेगा उतना ज्यादा आप हेल्प करेंगे, यानी कि जो आपकी पाड़ वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसका फोल्डिंग वाला, जो इसके फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो बच्चे को जब चीजें नहीं आती तो आप ज्यादा मदद देंगे, और जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा आप अपनी मदद को कम करते जाएंगे, यही आपका काम है। तो ये आंसर सही है आपका, मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं नाप सकते आप, ये बात भी सही है, क्योंकि बुद्धि के अंदर केवल बुद्धिलब्धि ही नहीं आती। क्या आपने बच्चे का आईक्यू लेवल नाप लिया और आपको पता चल गया कि उसकी बुद्धि कैसी है? ना, बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है। बुद्धि में भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो केवल आईक्यू लेवल के माध्यम से आप बुद्धि को सटीक रूप से नाप नहीं सकते, ये बात भी सत्य है। क्लियर है? लेकिन यहां पर आंसर आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट नहीं जाएगा। किसी ने फर्स्ट दिया है, बहुत सारे हैं जो ए दे रहे थे, है ना, लेकिन बहुत सारों ने बी भी दिया है। क्यों गया बी आंसर आपका राइट? मैंने आपसे कहा है जब दोनों ऑप्शन में एक ही टॉपिक पे बात चले तो व्याख्या सही होती है, लेकिन यहाँ दोनों टॉपिक अलग अलग बदल गए। यहाँ पाड़ वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ बुद्धि वाला, और दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है ना, और ये जो सिद्धांत है पाड़ वाला, ये वाइगोत्स्की का है। दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए व्याख्या सही नहीं होगी आपकी। सेकंड ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पर। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है?
पहला ऑप्शन है यह एक रेखीय प्रक्रिया है, दूसरा है यह एक जटिल प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और फोर्थ है आपका यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो बताएंगे आप इन चारों में से चुन करके कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए 1800 लाइक हमारे होने वाले हैं भाई, जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए एक बार, कमेंट को नीचे करके जल्दी से, जिसने नहीं किया जल्दी अगर लाइक करेंगे ना तो अभी 2000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया है। जी लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर सब लोग। देखिए इसने बोला आपसे सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता क्या है। पहली चीज तो सामाजिकरण रेखीय नहीं होता, ये बात आपको मैं गारंटी बैच में पढ़ा चुका हूं। आप सबको याद है किस किस ने पढ़ा है, जल्दी बताओ। गारंटी बैच में मैंने सामाजिकरण की सारे आपको बातें लिखवाई है, एक एक पॉइंट। तो सामाजिकरण कैसा होता है, जटिल होता है और बहुआयामी होता है। कभी भी रेखीय या सरल नहीं होगा, जटिल होगा और बहुआयामी होगा। जटिल क्यों है, क्योंकि मुश्किल है। सारे ही विकास मुश्किल ही होते हैं, आसान कोई भी नहीं होता। आपको बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं। कई बार आप गलती भी करते हैं, चोट खाते हैं। बच्चा चलना भी सीखता है तो 10 बार 20 बार गिरता है पहले, तब सीखेगा। तो शारीरिक विकास भी जटिल ही है, सारे विकास जटिल होते हैं। बहुआयामी इसलिए क्योंकि विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होगा, ये बात भी सही है, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में स्पेशल होगा। सारी संस्कृतियों में सामाजिकता एक जैसी नहीं होती। हो सकता है आपके घर में जिस चीज को सामाजिक विकास माना जा रहा है, अच्छी बात मानी जा रही है, वही दूसरी संस्कृति में उस चीज को गलत माना जा रहा हो। ऐसा बहुत जगह होता है ना। तो आप ये चीज जो है अलग अलग संस्कृतियों में बदल जाती है, तो ये विशिष्टता हो गई आपकी। तो यहाँ पर आंसर जो राइट हुआ आपका बी, सी और डी हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात आपको। चलिए जी बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, और कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो ए और आर के हिसाब से बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। हाँ जी, तो क्या पूछा देखिए, कोई वह कोई उद्देश्यात्मक क्षण नहीं होता, कुल मिला के ऐसा कोई पल नहीं होता कि इस पल से आप जो है आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कहते हैं ना, वो एक हसीन लम्हा था जब उसने मेरी जिंदगी में कदम रखा और उसके बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई, है ना। तो उद्देश्यात्मक क्षण नहीं होता, मतलब कोई एक पल नहीं है कि आप एकदम से किशोर अवस्था में चले गए या एकदम से बाल्यावस्था में चले गए। वो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। जैसे बच्चा 12-13 साल का हुआ तो उसके अंदर कुछ लक्षण बाल्यावस्था के बाकी रहेंगे और कुछ किशोर अवस्था के आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर बच्चा 14 साल का हो जाएगा तो किशोर अवस्था के गुण ज्यादा हो जाएंगे, बाल्यावस्था के कम होते चले जाएंगे। तो वो धीरे धीरे परिवर्तित होता है, एकदम से नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसका कारण यह है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता है, यानी झटके से नहीं होता, एकदम से नहीं बदलता, धीरे धीरे निरंतर रूप से चल चल के बदलता है। तो दोनों बातें सही हैं और आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, कैसे। पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, दूसरा है छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना, तीसरा है छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, और फोर्थ है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो बताएंगे आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी भाई लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, हाँ ये बताओ। तुम लाइक बचा के कितने क्या करोगे इसका, बताओ। इसको बेचोगे लाइक को जाके कहीं, आपका कोई पैसा लग रहा है लाइक करने में, बताओ। अभी कम से कम कितने लोग हैं, 500 लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है, और मैं इतना मेहनत कर करके आपको पढ़ाता हूँ,
फिर भी ये जान चुराते हैं, पता नहीं क्यों। इनको क्या लगता है कि आपके एक लाइक करने से आप गरीब हो जाएंगे? बताओ भाई, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी वीडियो लाइक हो जाएगी तो थोड़ा सा भाई अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डाल दिया करो। चाहे इसको गुरु दक्षिणा समझ लो या आप अटेंडेंस समझ लो, इसको एक बार लाइक बटन जरूर दबा दिया करो। आते ही 1000 बार कहना पड़ता है आप लोगों से, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या क्या कह दिया है ना। तो जल्दी से एक बार कमेंट को हटाओ, कट करो और वीडियो को लाइक करो, और ये कहना ना पड़े, रोज आपकी जिम्मेदारी है आते ही वीडियो को लाइक करना, समझे? जल्दी करो फटाफट से, अभी करो, अभी के अभी। अगले क्वेश्चंस पे तभी चलूंगा जब लाइक हो जाएगा। तो कमेंट को काटो और वीडियो लाइक करो जल्दी से एक बार। हो गया? आप अमीर हो जाएंगे। हाँ, मैं मालदार हो जाऊंगा ना आपके एक लाइक से, तो इसलिए आप करते नहीं हैं। चलो, अगर मैं मालदार हो रहा हूँ तो मेरे लिए ही कर दो, करो तो सही, कम से कम तुम कुछ तो सोच के करो। देखिए, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करेगा। आत्मसंप्रत्यय का मतलब होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आपका खुद का विचार, आप क्या सोचते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी बात के बारे में। एक तो होती है जो किताब में लिखी गई बात है, एक होती है जो टीचर ने बता दी। बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे का अपना व्यू क्या है, बच्चे का अपना संप्रत्यय क्या है, या उसकी सेल्फ स्टडी क्या चीज है। तो जब बच्चा अपने बारे में सोचता है तो उसको आप कैसे बढ़ाएंगे? तो आप अगर बच्चे से कम अपेक्षा रखेंगे तो फिर तो बच्चे का सेल्फ और ज्यादा डाउट में चला जाएगा, बच्चा और ज्यादा डिमोटिवेट होगा। छात्रों को स्वायत्ता और पहल को दंडित करेंगे। अगर बच्चे को दंड करोगे आप, यानी सजा दोगे, तो बच्चा फिर कहाँ एफर्ट मारेगा? बच्चा तो अपने विचारों को वहीं मार देगा कि भैया मुझे कुछ नहीं आता, टीचर जी तुम बता दो जो करना है। क्योंकि बच्चा कुछ बोलता है, आप तो उसको डांट देते हैं। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करेंगे, यानी शाबाशी देंगे आप। जब बच्चा अपने आप से कुछ काम कर रहा है या अपने आप से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसको मोटिवेट करो, तभी तो बच्चा सीखेगा, आगे बढ़ेगा, तभी उसका सेल्फ संप्रत्यय बढ़ेगा। अगर आप बच्चे से कम